हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट चैप्टर 8 ओवर द काउंटर मेडिकेशंस। ठीक है ना, ओवर द काउंटर मेडिकेशन जिसको हम ओटीसी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसके बारे में आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ सुन रखा होगा, लेकिन कुछ बेसिक चीजें जो हमारे सिलेबस में डाली गई हैं कि क्या होती हैं, फार्मासिस्ट का रोल क्या है, इंडिया में ओटीसी मेडिकेशन का क्या वर्चस्व है, किस तरह से है, क्या काउंसलिंग देनी चाहिए ओटीसी प्रोडक्ट को देते समय एक फार्मासिस्ट को, ठीक है, और सेल्फ मेडिकेशन के बारे में थोड़ी बहुत बातें, एंड फाइनली रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द सेफ प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग सेल्फ मेडिकेशन। जब सेल्फ मेडिकेशन करता है तो ओटीसी का यूज करता है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये दो चीजें हैं, नीड एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ओटीसी मेडिकेशन डिस्पेंसिंग। ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट कहीं ना सॉरी ये वाला पॉइंट, ये वाला नहीं, दोनों पॉइंट में काफी हद तक मैचिंग मिलेगी। ठीक है, चले आगे, चलिए देखते हैं क्या मैचिंग है और क्या डिफरेंसेस है। तो ओवर द काउंटर मेडिकेशन, सिंपल सी बात बताएं, वो मेडिकेशंस हैं जो डॉक्टर के पर्चे के बिना हम लोग ले लेते हैं। कुछ लोग, आप लोग नो डाउट कई बार कुछ ऐसी मेडिसिन भी ले ली जाती हैं जो नहीं लेनी चाहिए, तो कंफ्यूजन रहती है। तो यहां पर क्लियर हो जाएगा अब कि कौन सी मेडिकेशन डॉक्टर के पर्चे वाली होती है और कौन सी बिना पर्चे वाली। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओटीसी को डिफाइन करें अगर हम लोग, तो ओटीसी स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब क्या है, ओवर द काउंटर। काउंटर के ऊपर ऐसे ले लो जाकर के, डायरेक्ट काउंटर पे जाकर के ले लो, जो अपने कम्युनिटी फार्मेसी है, जाओ बोलो और ले लो। ठीक है ना। एंड ओटीसी मेडिसिन आर मेडिकेशंस दैट कैन बी परचेज विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इसका मतलब होता है ओवर द काउंटर, और ओटीसी मेडिकेशन को हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हैं फ्रॉम अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, यानी कि जो वहां पे फार्मासिस्ट होगा वो भी क्या, एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल है। ठीक है, दीज ड्रग्स आर कंसीडर्ड सेफ एंड इफेक्टिव फॉर यूज बाय जनरल पब्लिक। ठीक है ना, ये दवाइयां सेफ मानी जाती हैं, इफेक्टिव मानी जाती हैं, नॉर्मल पब्लिक कोई भी जाए खरीदे खाए, कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट डायरेक्ट सुपरविजन फ्रॉम डॉक्टर, बिना डॉक्टर की देख रेख के आप खा सकते हो। प्रोवाइडेड, कंडीशन ये है, दे आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन उसके अंदर पर्चा होता है या जो इंस्ट्रक्शन लिखी होती है उसके हिसाब से खानी होती है। ठीक है ना, जो भी उसमें लेवल पे लिखा होता है, या फिर जैसा कि डायरेक्ट किया गया है हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा। हेल्थ केयर प्रोवाइडर यहां पर कौन है, फार्मासिस्ट। तो यहां पे आप सीधा सीधा लिख सकते हैं फ्रॉम अ, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, फार्मासिस्ट। ठीक है, यहां पे भी बाय फार्मासिस्ट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये बातें थोड़ी समझनी है आपको। अब ओटीसी मेडिकेशन आर टिपिकली यूज्ड टू ट्रीट माइनर हेल्थ इश्यूज। तो माइनर हेल्थ इश्यूज जैसे दर्द वगैरह, इसका जो थर्ड लेक्चर आएगा, सॉरी थर्ड नहीं, सेकंड और थर्ड, इसके बाद वाले जो दो लेक्चर आएंगे उसमें माइनर हेल्थ इश्यूज, दर्द है, दांत में दर्द है, छाले हो गए हैं, पेट में दर्द है, ये सब चीजों को डिस्कस करेंगे वहां पर। तो छोटी मोटी जो हेल्थ इश्यूज होते हैं उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं। अब वो छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज कौन से हैं, पेन, दर्द हो गया, कोल्ड, एलर्जीज, हार्ट बर्न, पेट की जलन वगैरह हो गया, स्किन की कंडीशंस हैं, छोटा मोटा डायरिया है, ठीक है, या कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, ये सारी बीमारियों को हम डिस्कस करेंगे कि इन बीमारियों में किस तरीके से ओटीसी दी जाएगी। ठीक है, सेकंड और थर्ड चैप्टर में। तो ये छोटी मोटी बीमारियां हैं। कॉमन एग्जांपल इंक्लूड, और कौन कौन सी दवाइयां आप दे सकते हो, लाइक इबुप्रोफेन, एंटासिड, एंटाहिस्टामाइंस। ठीक है ना, कोल्ड और कफ सिरप्स हैं। ठीक है ना, ये जनरली फार्मेसी और कई बार ग्रोसरी स्टोर्स पे भी अवेलेबल होती हैं और वहां से आप इनको परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो ओटीसी मेडिकेशन बात समझ में आ गई आप लोगों को, बिना डॉक्टर के पर्चे के बिना, यानी कि आप लोगों को सबको पता ही होगा, कई बार छोटा मोटा बुखार, खांसी, जुकाम हो जाता है तो आप डायरेक्ट जो मेडिकल स्टोर पे जाकर के दवाई लेके आ जाते हो। ठीक है, चलिए सेकंड हेडिंग, या यूं कहें जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, एक्सप्लेन द नीड एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ओटीसी मेडिकेशन डिस्पेंसिंग। जब ओटीसी मेडिकेशन को डिस्पेंस करते हैं तो फार्मासिस्ट की क्या जरूरत है या उसका क्या रोल रहेगा, उसके बारे में आपको बताना है। तो फार्मासिस्ट प्ले अ क्रूशियल रोल इन द डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग मतलब जब दवा को देता है तो वहां पे काफी क्रूशियल, निर्णायक उसका भूमिका होती है। एंड मैनेजमेंट ऑफ ओवर द काउंटर मेडिकेशन
ठीक है। ओटीसी को जब वो डिस्पेंस करता है तो उसकी काफी अहम भूमिका होती है। इवन दो दीज मेडिकेशंस आर अवेलेबल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, इवन दो यद्यपि मानते हैं कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के है ये अवेलेबल, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फार्मासिस्ट इज इंपॉर्टेंट। फार्मासिस्ट का इन्वॉल्व होना जरूरी है टू इंश्योर द सेफ, इफेक्टिव एंड एप्रोप्रिएट यूज ऑफ दीज ड्रग्स, ताकि ये जो ओटीसी यूज कर रहे हैं पेशेंट लोग, उनका जो इस्तेमाल है वो सेफ रहे, इफेक्टिव रहे और एप्रोप्रिएट रहे। कोई भी अगर डाउट रहता है ओटीसी को लेकर के तो वो पेशेंट पूछेगा किससे, कौन बताएगा उसको? ऑब्वियस सी बात है, फार्मासिस्ट बताएगा। ठीक है, तो इसीलिए फार्मासिस्ट का जो रोल है वो अहम है। देखें क्या है, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड काउंसलिंग। फार्मासिस्ट एक पढ़ा लिखा डिप्लोमा होल्डर या डिग्री होल्डर हो सकता है, डी फार्म या बी फार्म, उसके पास एक्सपर्टीज होती है, एक्सपर्ट होता है अपनी फील्ड का, वो काउंसलिंग करने की क्षमता होती है एक पेशेंट को, तो वही करता है वो। फार्मासिस्ट हैव एक्सटेंसिव नॉलेज। फार्मासिस्ट के पास काफी ज्यादा नॉलेज होती है, एक्सटेंसिव काफी व्याप्त नॉलेज है उसके पास दवाइयों को लेकर के, ठीक है, मेडिकेशन को लेकर के, कि क्या नॉलेज है, कैसे यूज करनी है, क्या साइड इफेक्ट होंगे, क्या इंटरेक्शंस होंगे। अगर मान लो कोई पेशेंट आया पहले से डायबिटिक या हार्ट का पेशेंट है, उसकी ऑलरेडी कुछ मेडिसिन चल रही है, तो ये जो ओटीसी लेके जा रहा है ऐसा तो नहीं वो पुरानी जो दवाइयां चल रही हैं उसका इंटरेक्ट कर जाए, या कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मान लो वो पैरासीटामोल लेने आया है और उसको लिवर का दिक्कत है, किडनी का दिक्कत है, तो फार्मासिस्ट उसको गाइड कर सकता है कि भाई बहुत कायदे से तुमको ये दिक्कत है, इसमें नुकसान करेगा ये। ठीक है, तो व्हेन पेशेंट सीक मतलब हेल्प लेता है ओटीसी मेडिकेशन की, फार्मासिस्ट क्या है, फार्मासिस्ट क्या क्या कर सकता है? फार्मासिस्ट हेल्प करेगा आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट ओटीसी प्रोडक्ट। जब वो आएगा पेशेंट तो बोलेगा भाई दर्द हो रहा है, फार्मासिस्ट पूछ लेगा भाई कौन सा दर्द हो रहा है, कैसा दर्द है, वगैरह वगैरह। ठीक है, मान लो कोई मेल आया है और घर में उसकी वाइफ है या डॉटर है, उसको पीरियड्स के पेन हो रहे हैं करके, तो जब वो बताएगा तो सही मेडिकेशन उसको ढूंढने में मदद करेगा कि सही ओटीसी प्रोडक्ट कौन सा है, बेस्ड ऑन पेशेंट सिम्टम्स। पेशेंट के सिम्टम के आधार पे सही मेडिकेशन चूज करने में उसको हेल्प करेगा। प्रोवाइड डिटेल इंस्ट्रक्शंस ऑन प्रॉपर यूजेस, डोजेस एंड ड्यूरेशन, और वो यही बताएगा कि कैसे यूज करना है, कितनी डोज में लेना है और कितने समय तक लेना है। एडवाइज ऑन एनी पोटेंशियल साइड इफेक्ट, अगर उसका कोई साइड इफेक्ट होने की संभावना है तो उसको भी बताएगा, और रिस्क एसोसिएटेड विद द मेडिकेशन, या उस मेडिकेशन के साथ कोई रिस्क है तो वो ही बताएगा। ठीक है, जैसे कोई रिस्क होता है, प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी में जाने के बाद, कोई पुराना ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ कोई दिक्कत कर सकता है। क्लैरिफाई करेगा हाउ ओटीसी मेडिकेशन माइट इंटरेक्ट विद प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ये भी चीज क्लियर कट बताएगा कि जो आप ओटीसी मेडिकेशन ले जा रहे हो, जो आपकी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स चल रही हैं ऑलरेडी, डायबिटीज की, हार्ट की या किसी और चीज की, ब्लड प्रेशर की, उसके साथ किस तरीके से वो इंटरेक्ट कर सकती हैं उसको भी एक्सप्लेन कर देगा। ठीक है, या हो सकता है आपका कोई सप्लीमेंट चल रहा हो न्यूट्रिशनल, या अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, या आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है, हार्ट का, लिवर का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, तो अब जो मेडिसिन आप लेने जा रहे हो भाई, इतनी सारी चीजें हैं ओटीसी, वो तो ओटीसी तो ये होता है ना कि हाँ इस बीमारी में खा लो, बुखार है खा लो, लेकिन क्या क्या चीजें है उसमें पर्चे भी होते हैं नो डाउट, बट सारा पेशेंट पढ़े लिखे नहीं होते हैं, हर कोई पढ़ना नहीं चाहता है, पेशेंट चाहता है कि 1 मिनट में कोई बता दो उनको सारी चीजें, तो कौन करेगा ये काम? फार्मासिस्ट करेगा। ठीक है, तो एक्सपर्ट गाइडेंस पहला रोल आया इसका यहां पर निकल के, जरूरत और रोल समझ में आया। पेशेंट को एजुकेट करेगा, फार्मासिस्ट एजुकेट कर सकता है पेशेंट को अबाउट सेल्फ केयर, कि भाई खुद का ध्यान रखना है, कैसे बात करते हैं अभी, और इंश्योर करेगा, सुनिश्चित करेगा दे अंडरस्टैंड द लिमिट्स ऑफ ओटीसी मेडिकेशन, उनको एजुकेट करेगा सेल्फ केयर कैसे रख सकते हैं अपनी किसी बीमारी में, और सुनिश्चित करेगा कि भाई ओटीसी की भी लिमिट है, एक टाइम के बाद अगर ठीक नहीं हो रहा तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, ये अब कैसे करता है, ये हेल्प करते हैं इंश्योर दैट पेशेंट डू नॉट मिसयूज और ओवर यूज ओटीसी प्रोडक्ट, उसका मिसयूज ना करे या ओवर यूज ना करे, ठीक नहीं हो रहा तो पहले डोज खुद से बढ़ा ली, 200 mg खानी थी, खाली 400 mg, ठीक नहीं हो रहे, ये काम नहीं करना है। एडवाइस करेगा पेशेंट को ऑन व्हेन इट इज नेसेसरी टू सी अ डॉक्टर, डॉक्टर के पास कब जाना है इसके लिए भी उसको बताएगा। इफ सिम्टम्स परसिस्ट और वर्सन, सिम्टम लगातार बना हुआ है ओटीसी खाने के बाद भी, या बद से बदतर होता जा रहा है, वर्सन बद से बदतर होता जा रहा है। प्रिवेंट ओवर रिलायंस ऑन ओटीसी ड्रग्स, बहुत ज्यादा, थोड़ा दर्द हुआ तुरंत खा लिया, कुछ और दिक्कत हुई तुरंत खा लिया, बहुत ज्यादा ओटीसी का यूज करना है, इसके ऊपर एडवाइस करेगा भाई इतना ज्यादा यूज नहीं करना है। ठीक है, प्रमोट करेगा बैलेंस अप्रोच टू हेल्थ मैनेजमेंट, एक प्रॉपर हेल्थ को आप कैसे मैनेज करेंगे, ओटीसी कब लेनी है,
कब नहीं लेनी है, ठीक है, और हेल्थ को प्रमोट करेगा वो। तो इस तरीके से पेशेंट को एजुकेट करेगा। देन स्क्रीनिंग फॉर पोटेंशियल ड्रग इंटरेक्शन। अगर कोई ड्रग का आपस में इंटरेक्शन है, दो ड्रग मिलकर आपस में इंटरेक्ट कर सकती हैं, रिएक्ट नहीं बोल रहा हूं, इंटरेक्ट बोल रहा हूं, तो उसके बारे में बताएगा। फार्मासिस्ट आर ट्रेन टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल ड्रग इंटरेक्शन बिटवीन ओटीसी मेडिकेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। तो यहाँ पे वही वाली बात आ गई जो हमने ऊपर पॉइंट में देखी थी कि जो ओटीसी मेडिकेशन है और किसी की प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ज्यादातर बीपी, डायबिटीज, ये सब चीजें चलती रहती हैं, उनमें अगर आपस में कोई इंटरेक्शन है तो उसको फार्मासिस्ट क्या करेगा, बताएगा। जैसे वार्न अबाउट कंबाइनिंग सर्टन पेन रिलीवर्स विद द ब्लड थिनर्स और एंटीहिस्टामाइंस विद सेडेटिव्स, यानी कि वो बताएगा कि भाई अगर आप क्या ले रहे हो, कोई पेन किलर ले रहे हो, दर्द से छुटकारा पाना, आपको दर्द हो रहा है, और आप कोई ब्लड थिनर, ब्लड को पतला करने वाली दवाइयां भी ले रहे हो, यहाँ दवाइयां मेंशन नहीं है, ठीक है, तो इन दोनों दवाइयों का आपस में इंटरेक्शन हो जाता है। कई बार ये दवाइयां इसके काम में बाधा डालती हैं, तो जब ब्लड थिनर सही से काम नहीं करेगा तो क्या होगा, अटैक पड़ने की संभावना हो जाएगी। या फिर जो एंटीहिस्टामाइंस होती हैं वो सेडेटिव के साथ इंटरेक्ट करती हैं कई बार, तो अगर सेडेटिव चल रही है तो ये नहीं लेनी है, ये चल रही है तो ये नहीं लेनी है, या दोनों लेनी पड़ रही है, तो फिर प्रॉपर देख रेख में डॉक्टर की सलाह में लेनी है। हेल्प करेगा अवॉइड हार्मफुल ड्रग इंटरेक्शन दैट पेशेंट मे बी अनअवेयर ऑफ। और साथ साथ में वही वाली बात आ गई, दो दवाइयां जो आपस में इंटरेक्ट कर सकती हैं और जिसके बारे में अनअवेयर है पेशेंट, जिसको नहीं जानता कि हाँ ये दो दवाइयां इंटरेक्ट करेगी, उसके बारे में उन्हें अवगत कराएगा, बताएगा, ठीक है। प्रिवेंटिंग मेडिकेशन अब्यूज। मेडिकेशन अब्यूज का मतलब होता है एक तरह से उसका मिसयूज करना, जैसे कि अल्कोहल, किसी मेडिकेशन में सिरप वगैरह अल्कोहल होता है, लोग पीते, नशा आता तो पूरा पी जाता है आदमी, है ना। कोडीन बैन की गई अभी, आप लोगों को पता होगा। तो अब्यूज करना एक तरह से उसका मिसयूज करना हो गया, उसको नशे के लिए या अपनी बेसिक कह सकते हैं, अब्यूज में आप सिंपल समझो, उसको नशे के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्टेन ओटीसी मेडिकेशन सच एज कफ सिरप, कुछ कफ सिरप जो है कंटेनिंग डेक्स्ट्रोमिथार्फन और सूडोएफेड्रिन, ये केमिकल पाए जाते हैं उनके अंदर, हैव द पोटेंशियल फॉर अब्यूज, इनके अंदर क्षमता है अब्यूज होने की। अब्यूज मतलब कि मिसयूज करना नशे के पर्पज से। मॉनिटर पर्पज ऑफ दीज ड्रग्स टू प्रिवेंट मिसयूज और ओवर परचेज। आपको मॉनिटर करना है कि भाई वो दवा जो ले रहा है कितनी दफा लेके जाता है, कितनी बोतलें लेके जाता है, ओवर यूज, ओवर परचेज, फालतू एक्स्ट्रा तो नहीं खरीद रहा, ओवर परचेज तो नहीं कर रहा, मिसयूज तो नहीं कर रहा है, नजर रखनी है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन डेंजर्स ऑफ मिसयूज, वो बताएगा भाई देखो अगर मिसयूज करोगे तो ये खतरा है, बॉडी के ये ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। एंड रिकॉग्नाइज साइंस ऑफ अब्यूज, और पहचानने की कोशिश करेगा कि ये ड्रग का अब्यूज तो नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑफर करेगा गाइड करेगा ऑन वेयर टू सीक हेल्प इफ नीडेड, और अगर ड्रग अब्यूज करने लगा है तो अब आपको क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीज को गाइड करेगा, ठीक है। नाउ आइडेंटिफाई रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग का मतलब डेंजर, है ना, आजकल बड़ा प्रचलन में है रेड फ्लैग। तो रेड फ्लैग का मतलब डेंजर। कैसे आइडेंटिफाई करेगा? फार्मासिस्ट कैन रिकॉग्नाइज व्हेन ओटीसी मेडिकेशन में नॉट बी सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट फॉर पेशेंट कंडीशन। पेशेंट आता है, अपने सारे सिम्टम्स बता रहा है, तो उसको ये चीज समझनी है कि अरे इसकी जो कंडीशन है उसमें ओटीसी काम ही नहीं करेगी, डेंजर है ये, ओटीसी लेने को मना करो इसको, उसको बोलो कि तुम डॉक्टर के पास जाओ। ओटीसी अगर वो ले भी लेगा जबरदस्ती कि फार्मासिस्ट दे भी देगा, वो असर नहीं करेंगे उसके ऊपर, तो ये डेंजर पकड़ना आपको। इफ सिम्टम्स आर सीवियर, सिम्टम्स सीवियर हैं, खतरनाक हैं, और इंडिकेटिव ऑफ मोर सीरियस इशू, या ये इंडिकेट कर रही है कि इशू जो वो समझ रहा है नॉर्मल दर्द का नहीं है, कुछ और भी है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तो फार्मासिस्ट कैन क्या कर सकता है? एडवाइस करेगा कि भाई पेशेंट सीक मेडिकल अटेंशन, जाइए कोई मेडिकल डॉक्टर के पास जाइए, वहां पे उनको दिखाइए, आपकी कंडीशन जो आप सोच रहे हैं वैसी नहीं है। गाइड करेगा पेशेंट को, गाइड पेशेंट टुवर्ड्स एप्रोप्रिएट हेल्थ केयर रिसोर्सेज। एप्रोप्रिएट हेल्थ केयर रिसोर्सेज मतलब किस डॉक्टर के पास जाके वो दिखाए। इफ ओटीसी मेडिकेशंस आर नॉट सुटेबल, अगर ओटीसी मेडिकेशन सुटेबल नहीं है। बात समझ में आ रही है? प्रोमोटिंग रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन। रैशनल यूज मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आप लोग वाकिफ हो चुके हैं। अब रैशनल यूज क्या होता है, जिन बच्चों को ये टर्म अगर अभी भूले हुए हैं तो फिर समस्या है अच्छा आप लोगों के साथ। रैशनल यूज मतलब तार्किक, सही समय पर सही डोज और जितनी मात्रा में चाहिए वो दवा मिल जाती है सही बीमारी के लिए, तो उसे रैशनल यूज कहा जाता है। फार्मासिस्ट हेल्प टू प्रमोट द रैशनल एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ मेडिसिन। ठीक है, अगर रैशनल यूज होगा तो विच हेल्प रिड्यूस, तो इससे क्या चीज कम हो जाएगी? रिस्क ऑफ सेल्फ मेडिकेशन एरर। जो सेल्फ मेडिकेशन की गलतियां होती हैं
वो कम हो जाएंगी अगर रैशनल यूज करोगे। द इनएप्रोप्रिएट और अननेसेसरी यूज ऑफ मेडिकेशन, बेवजह जो दवाइयों का इस्तेमाल करते हो वो नहीं होगा, गलत तरीके से करते हो वो चीज नहीं होगी। ओवर मेडिकेशन, तादाद से ज्यादा दवाई नहीं खाओगे, पर्टिकुलरली इन वल्नरेबल पॉपुलेशन। ये जो ओवर मेडिकेशन एडल्ट खा रहा है ठीक है, लेकिन जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है बेटा, वल्नरेबल पॉपुलेशन मतलब ऐसी पॉपुलेशन जिनको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। कौन पहुंचाएगा? दवाइयां। कौन कौन आता है इसमें? छोटे बच्चे, इनके ऊपर दवाएं जल्दी असर कर जाएंगी, ठीक है। जो बूढ़े वो लोग हैं, इवन यहां पर प्रेग्नेंट लेडीज भी आती हैं। ये वल्नरेबल पॉपुलेशन है, 3 लोग इसके अंदर आते हैं, बच्चे, बूढ़े और प्रेग्नेंट लेडीज, ठीक है। देन मैनेज क्रोनिक कंडीशन, अगर किसी को क्रोनिक कंडीशन है, अर्थराइटिस है, डायबिटीज है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा? फॉर इंडिविजुअल मैनेजिंग क्रोनिक कंडीशन, एग्जाम्पल डायबिटीज, हाइपरटेंशन, फार्मासिस्ट कैन प्रोवाइड रिकमेंडेशन ऑन सेफ ओटीसी मेडिकेशन दैट वोंट इंटरफेयर विद देयर ऑनगोइंग ट्रीटमेंट। तो अगर किसी को क्रोनिक कंडीशन है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, किसी को हाइपरटेंशन है, उसको दर्द हो रहा है, तो वो बताएगा कि हाँ मेरे को बीपी का मेरा चल रहा है ट्रीटमेंट, तो उसके हिसाब से फिर वो क्या करेगा, ऐसी ओटीसी प्रेफर करेगा जो उसकी जो मेडिसिन चल रही है उनके साथ इंटरेक्ट ना करे, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास यहां पर 7 पॉइंट्स एक्सप्लेन नीड एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ओटीसी मेडिकेशन। इसमें और पॉइंट्स भी बना सकते हैं आप, ठीक है। डिस्पेंसिंग के समय क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और पॉइंट बन सकते हैं। अभी हम देखेंगे इसमें एक क्वेश्चन और आएगा, वो 2 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन आपको मिक्सअप जैसे लगेंगे, एक जैसे लगेंगे, तो ठीक है, वो है पॉइंट एक जैसे मिलते ही हैं, वो लिखने के तरीके में थोड़ा सा अंतर आएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें कम से कम 10 पॉइंट्स, और 3 नंबर का है तो उसमें 6 पॉइंट्स, ठीक है। तो कम से कम 6 पॉइंट आपको याद करने ही है, और 10 पॉइंट याद करो तो और अच्छी बात है। चलिए, राइट अ नोट ऑन ओटीसी मेडिकेशन इन इंडिया। ये कई बार क्वेश्चन आएगा, या तो 3 नंबर और बहुत ज्यादा संभावना है कि ये 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई ओटीसी मेडिकेशन का इंडिया में क्या सिनेरियो, इंडिया में ओटीसी मेडिकेशन के बारे में थोड़ा बताइए। तो यहां पर ऑब्वियसली बात है, शुरुआत आप कहां से करेंगे? यहां पर शुरुआत जो मैंने यहां मिस कर दिया है, जब हमेशा बोलता हूं बट यहां मिस कर दिया, शुरुआत आप डेफिनेशन से ही करेंगे। डेफिनेशन, ओटीसी मेडिकेशन क्या होती है, डिफाइन ओटीसी मेडिकेशन, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन की शुरुआत जो होती है वो कहां से होती है? उसके डेफिनेशन से होती है। तो आप कोशिश करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन है जिसकी हेडिंग दे रखी है तो उसमें पहले ओटीसी मेडिकेशन डिफाइन कर देंगे। डेफिनेशन कहां से देंगे? जो पहला क्वेश्चन में डिफाइन किया था, ओके। अब फिर हेडिंग डाल देंगे ओटीसी मेडिकेशन इन इंडिया। तो यहां पे अगर मैं बात बताऊं, यहां पर एक बहुत बड़ी समस्या है, जो डेवलप्ड कंट्री है, यूके वगैरह, यूनाइटेड स्टेट्स, वहां पर प्रॉपर मेंशन है कि ये दवा ओटीसी की है और ये दवा प्रिस्क्रिप्शन वाली है। हमारी इंडिया में ऐसा अलग से कैटेगराइजेशन ही नहीं है, दुविधा है ये। तभी तो यहां पर आप लोग देखते हो ना, तो दवाइयां कई बार आप लोग कहते हो कि ऐसा नहीं, ऐसा कैटेगराइजेशन नहीं है, ठीक है। क्या है अपनी, देखो, इन इंडिया ओवर द काउंटर मेडिकेशंस आर दोज ड्रग दैट कैन बी परचेज्ड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। इंडिया में भी रूल तो यही है कि जो बिना पर्चे के, ठीक है ना, मिल जाए वो मेडिकेशन, दैट दोज ड्रग दैट कैन बी परचेज, इसको खरीदा जा सकता है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, बिना पर्चे के। दीज मेडिकेशंस आर यूज्ड टू ट्रीट कॉमन माइनर हेल्थ इश्यूज। ये जो दवाइयां हैं, दीज मेडिकेशंस, इसको यूज किया जाता है ट्रीट कॉमन जो छोटे मोटे माइनर हेल्थ इश्यूज होते हैं, जैसे सर दर्द है, कोल्ड, कफ, एलर्जीज, या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, या हल्का फुल्का दर्द है, इन सब चीजों में इस्तेमाल करते हैं। द ओटीसी ड्रग मार्केट इन इंडिया हैज बीन एक्सपेंडिंग रैपिडली। आप लोग देख रहे हो आजकल इतना ऐड आने लगा है ओटीसी, मतलब जितने भी ऐड आ रहे हैं वो सब ओटीसी हैं, तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्री है, मिडिल क्लास बहुत ज्यादा है, नेट काफी सस्ता है, तो वहां से देख देख के लोग सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसकी वजह से मार्केट बहुत तेजी से अपनी कंट्री में बढ़ रहा है। और ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो अवेयरनेस अबाउट सेल्फ केयर एंड राइजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट, भाई डॉक्टर के पास जाने की फीस बहुत ज्यादा है और अवेयरनेस लोगों में बढ़ रही है, उनको नॉर्मल पता चल चुका है कि दर्द वर्द में क्या लेना है, बुखार में क्या लेना है, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे हमें इंडिया की बात करेंगे तो कुछ बातें बतानी पड़ेंगी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसके रूल रेगुलेशंस के बारे में। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, क्या किसी प्रकार का
कोई कानून व्यवस्था है ओटीसी के लिए? तो आंसर है यस। इन इंडिया सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 रेगुलेट द मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स। तो ओटीसी कैसे मैन्युफैक्चर की जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट होगा और सेल होगा, कौन सी कैसे क्या, वो सब ये ऑर्गेनाइजेशन और इस एक्ट के तहत होता है। ये हम सबको पता है, पढ़ चुका। अगर यार लेक्चर आप पढ़ रहे हो और पुराने सारे पढ़ते हुए आ रहे हो और अब इस लेक्चर को देख रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है ये एक्ट आप पढ़ चुके होंगे फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ चुके होंगे। चलिए, अनलाइक इन कंट्रीज सच एज द यूनाइटेड स्टेट्स वेयर ओटीसी ड्रग्स आर क्लियरली क्लासिफाइड, कह रहा है इंडिया इन नॉट लाइक मतलब अनलाइक मतलब इन कंट्रीज में तो ओटीसी जो ड्रग्स हैं आर क्लियरली क्लासिफाइड है। इंडिया डज नॉट हैव अ फॉर्मलाइज्ड सेपरेट कैटेगरी फॉर ओटीसी। इंडिया में एक फॉर्मलाइज्ड अलग से कैटेगरी लिस्ट बना के तैयार नहीं मतलब नहीं दी गई है, ठीक है। इंस्टेड इसकी बजाय ड्रग्स दैट डू नॉट फॉल अंडर द लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ओनली, जो दवाएं प्रिस्क्रिप्शन ओनली में नहीं है उनको ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट ओटीसी मान लिया गया है, ठीक है। अब प्रिस्क्रिप्शन ओनली के अंदर कौन कौन आता है? शेड्यूल H, H1X और जो भी दवाइयां आती हैं, इसके अलावा और भी दवाइयां जो प्रिस्क्रिप्शन ओनली के अंदर हैं वो तो डॉक्टर के पर्चे से मिलेंगी। जो इसके अंदर नहीं है उसको ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट ओटीसी कर दिया गया है, ठीक है। अब दिस लैक ऑफ स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन, अब कोई स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन तो है नहीं, इसकी वजह से क्या होता है, यहां पर क्रिएट चैलेंजेस, प्रॉब्लम आती है इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन प्रिस्क्रिप्शन एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन। तो यहाँ पर कई बार थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई जो पर्टिकुलर मेडिसिन है उसको प्रिस्क्रिप्शन माना जाए। कुछ दवाइयाँ ऐसी बॉर्डर लाइन पे होती हैं कि वो इधर पे भी दिखाई पड़ रही है कि डॉक्टर भी लिख रहे हैं और इधर ओटीसी में भी जा रही है, तो उन दवाइयों को समझने में कि ओटीसी है या नहीं है वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आती है। कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं, ठीक है, कुछ नहीं है, एंटीबायोटिक्स तो सारी अपनी इसी में आ जाती हैं, H1 के अंदर आ जाती हैं, एंटीबायोटिक का तो यूज़ करना ही नहीं है। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जिनको बॉर्डर लाइन पे खड़ी हुई हैं, वो डॉक्टर के पर्चे पे लिखी जाएंगी या ओटीसी में दी जाएंगी, ये चीज़ क्लियर नहीं होती है, तो कन्फ्यूज़न पैदा होती है। और इसके चक्कर में एंटीबायोटिक का जो बताना चाह रहा था वो ये था कि कई बार लोग कुछ एंटीबायोटिक्स को भी क्या करते हैं, दे रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे क्लियर नहीं है उसके बारे में, तो चल रही है वो ओटीसी के अंदर दे रहे हैं। चलिए, कॉमन ओटीसी मेडिकेशन की बात करें, कौन कौन सी है अपनी इंडिया के अंदर, तो सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अवेलेबल ओटीसी ड्रग्स इन इंडिया। अब देखो इसके अंदर कौन कौन है, पेन रिलीवर्स, दर्द राहत, पैरासीटामोल, इबुप्रोफेन, एस्प्रिन, कोल्ड एंड कफ रेमेडीज, सिट्रेजिन, लोराटिडिन एंड डेक्स्ट्रोमेथार्फन बेस्ड सिरप, एंटी एसिड्स और डाइजेस्टिव, रैंटिडिन, ओमेप्राजोल, एंटी एसिड सस्पेंशन। ये सारे ड्रग्स के नाम अगर आप लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो फार्माकोलॉजी पढ़ते हुए आ रहे होंगे, आपको ये ड्रग्स के नाम कुछ कुछ याद आ रहे होंगे, ठीक है, कि पैरासीटामोल, सिट्रेजिन, रैंटिडिन, ठीक है, ये एंटी एसिड है। टॉपिकल प्रोडक्ट जो स्किन वगैरह पे लगाए जाते हैं उसमें कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम, एंटी फंगल क्रीम्स हैं और ऑइंटमेंट फॉर माइनर छोटे मोटे कट या जलने के लिए हैं, जैसे बर्नॉल वगैरह अपना आता है। विटामिन और कुछ सप्लीमेंट्स हैं जैसे मल्टीविटामिन, कैल्शियम टैबलेट और आयरन सप्लीमेंट है, ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पे भी एंटीबायोटिक का जिक्र नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ है हमारे पास कॉमन ओटीसी मेडिकेशन, क्लियर। तो इंडिया के अंदर रूल रेगुलेशंस, दूसरा पॉइंट दिया कौन कौन सी मेडिकेशंस, फिर तीसरा कंज्यूमर का बिहेवियर, आपका हमारा जो बिहेवियर है, ठीक है, वो भी थोड़ा सा अजीब है। कैसे? इन इंडिया द ग्रोइंग मिडिल क्लास, ज्यादातर मिडिल क्लास है, 85% पॉपुलेशन, ठीक है, एंड इंक्रीज एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो गई है। कहां से? गूगल बाबा है, यूट्यूब है, इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है इंटरनेट के माध्यम से। हैव ड्रिवन ग्रेटर अवेयरनेस अबाउट सेल्फ केयर, इससे लोगों को सेल्फ केयर बहुत ज्यादा जागरूकता हो गई है कि सेल्फ केयर कैसे कर सकते हैं हम लोग, एंड सेल्फ मेडिकेशन कौन कौन सी लेनी चाहिए। एज ए रिजल्ट मैनी कंज्यूमर प्रिफर ओटीसी ड्रग, इसी चक्कर में बहुत से कंज्यूमर जो है वो ओटीसी ड्रग ले रहे हैं फॉर ट्रीटिंग माइनर एलिमेंट, छोटी मोटी बीमारियों को ठीक करने के लिए ओटीसी जाके लेते हैं। अवॉइड द टाइम एंड एक्सपेंस, अपना टाइम बचाते हैं, डॉक्टर के पास जाओ 2-3 घंटा वेट करो, और जो खर्चा है डॉक्टर के पास जाने का उसको बचा रहे हैं। ये बिहेवियर अपनी कंट्री में चल रहा है, तो ये है ऐसा, ठीक है। फिर इसी में आप अगर ओटीसी मेडिसिन चल रहा है तो रोल ऑफ फार्मासिस्ट का आप पॉइंट डाल सकते हैं, एज अबव लिख दिया। इसमें रोल ऑफ फार्मासिस्ट को थोड़ा छोटा करके जो ऊपर हमने वाले क्वेश्चन में पॉइंट पढ़े थे वो वाले पॉइंट सारे आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं कि भाई इंडिया के अंदर रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या रहेगा, तो सेम रहेगा पीछे वाला। बात समझ में आ रही है? तो पॉइंट्स कैसे बनाने हैं ये चीज आपको समझनी है, जो मैं हमेशा कहता आता था, ठीक है।
और हमेशा आप लोगों को लाइव क्लास में समझाया है मैंने कि पॉइंट्स कैसे बनाने हैं, पॉइंट्स कैसे क्रिएट करने हैं। तो ये है पॉइंट्स, और हमेशा पॉइंट्स पे फोकस करना है, पॉइंट्स से अच्छा स्कोर आता है, ठीक है। क्योंकि अब 2021 के बाद से सिलेबस चेंज हुआ है, उसमें पैटर्न पूरा चेंज हो रखा है। पहले था कि पूरा इतिहास और हिस्ट्री लिखनी होती थी, अब ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर 5वां पॉइंट आप डाल सकते हैं चैलेंजेस, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ओटीसी मेडिकेशन के यूज में। अगर इंडिया की बात करें तो पहले चैलेंज आता है सेल्फ मेडिकेशन रिस्क। भाई अगर सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हो तो रिस्क है, ठीक है। मैनी इंडियंस रिलाय ऑन सेल्फ मेडिकेशन, बहुत सारा इंडियंस, ठीक है ना, ज्यादातर पॉपुलेशन जो गरीब है शुरुआत में सेल्फ मेडिकेशन ही करती है, बाद में जाती है डॉक्टर के पास जब केस बिगड़ता है, ठीक है। सेल्फ मेडिकेशन ड्यू टू लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल, डॉक्टर्स की भी कमी है कुछ इंडिया के अंदर, ये बात हम सबको पता है। विच कैन लीड टू मिस यूज, इसकी वजह से क्या होता है, मिस यूज होता है दवाई का, नहीं पता है, गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। कई बार ऐसा होता है ना कि आपने देखा होगा कि एक इंसान को पेट में दर्द था, वो दवा उसने कुछ खाई, उसने दूसरे को बताया भैया हमारा इसको खा के पेट में दर्द सही होगा, तुम भी खा लो, तुम्हारा पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन वो एक्चुअली वो दवा उसके हिसाब से ठीक थी, उसको कोई प्रॉब्लम थी, क्रैम्प्स थे, लेकिन इसके पेट में गैस का दर्द हो रहा है, पता चला। इसके पेट में क्रैम्प्स थे, वो तो सही हो गया, दूसरे के पेट में गैस वाला दर्द था, वो सही नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया, मिस यूज हो गया, ओवर यूज हो जाता है। वो कहता है अच्छा सही नहीं हुआ, हमने एक खाई थी, तुम 2 गोली खा लो, तो ओवर यूज करवा देता है वो, है ना, ऐसा होता है करके। और इनकरेक्ट यूज ऑफ ओटीसी मेडिकेशन, और सही इस्तेमाल नहीं हो पाता है। लैक ऑफ अवेयरनेस, कंज्यूमर ऑफन लैक अवेयरनेस अबाउट द पोटेंशियल साइड इफेक्ट। उसका भाई ये तो पता है यूज है क्या है, ये तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, साइड इफेक्ट के बारे में सॉरी साइड इफेक्ट के बारे में अक्सर नहीं पता होता है, ठीक है। और इंटरेक्शन ऑफ द ओटीसी मेडिकेशन, और वो ओटीसी मेडिकेशन किन दूसरी दवाइयों के साथ इंटरेक्ट करेगी, ये चीज नहीं पता होती है। रेगुलेटरी गैप्स, जैसे अभी ऊपर हमने देखा रूल रेगुलेशन का जो गैप है ही है। द एब्सेंस ऑफ ए फॉर्मल ओटीसी कैटेगरी, ओटीसी की एक फॉर्मल कैटेगरी, एक लिस्ट नहीं है। लीड टू इनकंसिस्टेंट इन्फोर्समेंट, एंड इसकी वजह से क्या है, इनकंसिस्टेंट इन्फोर्समेंट, जो कानून को लगाना है हमें ओटीसी मेडिकेशन पे, वो प्रॉपर सही तरीके से लग नहीं पा रहा है, ठीक है। एंड द सेल ऑफ पोटेंशियली हार्मफुल ड्रग्स विदाउट प्रॉपर ओवरसाइट, इसकी वजह से क्या हुआ है, जो हमारा इन्फोर्समेंट है, कानून है, वो प्रॉपर एक समान नहीं हो पा रहा है सभी दवाइयों के ऊपर, जिसकी वजह से दवाइयों की सेल है जो कुछ पोटेंशियली हार्मफुल ड्रग्स हैं, जो कि नुकसान पहुंचा सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक अगर आप किसी को ओटीसी में दे देते हो जो कि नुकसान पहुंचा सकती है, तो वो विदाउट प्रॉपर आवर्स, बिना निगरानी के चल रहा है काम, ये एक प्रॉब्लम आ रही है। काउंटरफीट ड्रग्स, काउंटरफीट एक तरह का नकली या सब स्टैंडर्ड ड्रग्स, ठीक है, जो नकली दवाइयां हैं, ये सब स्टैंडर्ड मेडिकेशंस इन द मार्केट पोजेस आर रिस्क टू कंज्यूमर रिलाइंग ऑन ओटीसी प्रोडक्ट। ओटीसी अब डॉक्टर के पास तो जाना नहीं, डॉक्टर तो लिख नहीं रहा है, अब ओटीसी में अगर कोई नकली दवाई या सब स्टैंडर्ड मेडिकेशन है तो पेशेंट खा रहा है उसको, तो नुकसान हो जाएगा। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जिसको आप मेंशन कर सकते हैं पॉइंट में। फिर है मार्केट ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा बता सकते हो, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ओके, क्योंकि हम लोग को पता है बहुत तेजी से मार्केट ग्रो कर रहा है। ओटीसी ड्रग मार्केट इन इंडिया हैज बीन ग्रोइंग एट अ स्टेडी पेस, एक लगातार निरंतर एक गति से बढ़ता चला जा रहा है, ड्यू टू इंक्रीज्ड हेल्थ केयर अवेयरनेस, लोगों में हेल्थ केयर को लेकर जागरूकता बढ़ गई है। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण ज्यादा हो रहा है। राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, लोगों की इनकम बढ़ रही है। एंड एन इंक्रीजिंग फोकस ऑन वेलनेस, और लोगों को अपनी सेहत के प्रति, वेलनेस के प्रति भी जागरूकता बढ़ रही है। विद मोर फार्मास्यूटिकल कंपनीज फोकसिंग ऑन एक्सपेंडिंग देयर ओटीसी पोर्टफोलियोज, बहुत सारे कंपनीज क्या कर रही हैं, अपना ओटीसी पोर्टफोलियो मतलब ओटीसी की रेंज बढ़ा रहे हैं, वहां उनको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। कोई उनको उसका खर्चा नहीं, केवल होर्डिंग लगवा दी, प्रचार करवा दिया, खत्म, मार्केटिंग नहीं करवानी है। जैसे कि जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके माध्यम से डॉक्टर के पास जाके प्रचार नहीं करना होता उनको, ठीक है, केवल एक पकड़ा किसी कलाकार को, किसी एक्टर को, उसको ले जाकर कर दिया कि हाँ ये पियो, पेट में आराम पड़ेगा, पब्लिक खुश कि हमारा एक्टर पी रहा है तो हम भी पियेंगे, है ना, ये चीज चल रही है आजकल। द सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू टू ग्रो इन द कमिंग ईयर, और आने वाले टाइम पे बढ़ने वाला है। तो अगर कोई सोच रहा है, मेरा कोई वीडियो देख रहा है और कोई ऐसा फैक्ट्री डालने की सोच रहा है, तो डाल लो बेटा, मजा आ जाएगा, आने वाले टाइम पे ये चीज बढ़ने वाली है। ओके, क्लियर है। अगली हेडिंग है हमारे पास, हमारे सिलेबस में, या यूं कहें क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, राइट अ नोट ऑन काउंसलिंग फॉर ओटीसी प्रोडक्ट। ओटीसी प्रोडक्ट जब आप दोगे तो उसमें आप उसकी काउंसलिंग कैसे करेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो ये जो चैप्टर है ना आपको, और जो टॉपिक है, ये आपको एक कम्युनिटी फार्मेसी के लिए
बिल्कुल रेडीमेड फार्मासिस्ट तैयार कर देगा कि आप कम्युनिटी फार्मेसी में आपको कैसे बिहेव करना है, किस तरीके से आपको ओटीसी प्रोडक्ट को लेकर के किस तरह से, ज्यादातर आप जो दे सकते हैं वो ओटीसी प्रोडक्ट ही है ना, बाकी तो पर्चे पे दवाइयां आती है, वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां पर आपको बिल्कुल ट्रेंड हो जाओगे आप इस चैप्टर से, ठीक है। तो काउंसलिंग कैसे करोगे ओटीसी प्रोडक्ट की, आओ देखें। काउंसलिंग फॉर ओवर द काउंटर प्रोडक्ट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन इंश्योरिंग, अगेन ये लाइन एक बेसिक लाइन सब में लिख दोगे भाई, काउंसलिंग बहुत जरूरी है ओवर द काउंटर प्रोडक्ट के लिए, ये एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है जिससे कि सुनिश्चित हो सके सेफ, इफेक्टिव एंड एप्रोप्रिएट यूज ऑफ दिस मेडिकेशन, इन दवाइयों का इस्तेमाल सेफ रहे, इफेक्टिव रहे। इवन दो यद्यपि ओटीसी प्रोडक्ट आर अवेलेबल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, वो बिना प्रिस्क्रिप्शन बिना डॉक्टर के पर्चे के मिल जाती हैं। मैनी कंज्यूमर मे नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड हाउ टू यूज, बहुत से कंज्यूमर ऐसे हैं जिनको नहीं पता पूरी तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है, क्या उसके रिस्क हैं, पोटेंशियल रिस्क सच एज मिसयूज, साइड इफेक्ट, रिस्क में यही आता है, ठीक है, ड्रग इंटरेक्शंस और ओवर रिलायंस, ज्यादा खा लेंगे तो भी दिक्कत, मतलब उसको डिपेंडेंसी हो जाएगी। फार्मासिस्ट लेड काउंसलिंग, जो फार्मासिस्ट के द्वारा काउंसलिंग दी जाएगी, इज इसेंशियल टू गाइड पेशेंट, पेशेंट को गाइड करने के लिए जरूरी है इन सिलेक्टिंग एंड यूजिंग ओटीसी मेडिकेशन, कि जो पेशेंट है वो कौन सी ओटीसी सिलेक्ट करे, ठीक है, और उसको यूज करे प्रॉपरली, एंड टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल सेल्फ केयर, और वो प्रमोट करेगा इस तरह से एक रिस्पॉन्सिबल सेल्फ केयर, जो सेल्फ केयर हो रही है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से हो रही है। तो ये जो स्टार्टिंग में आप इंट्रो देखते हो ये थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल लाइन टू लाइन आपको लिखनी है, यानी कि लकीर का फकीर नहीं बनना है। ओके, चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट, एसेस द पेशेंट नीड, पेशेंट जब आएगा तो उसकी जरूरत क्या है उसको समझना है, एसेस करना है, उससे क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है। अंडरस्टैंड द पेशेंट सिम्टम्स, उसके सिम्टम्स को समझोगे, उसकी मेडिकल हिस्ट्री समझोगे, कोई बीमारी वगैरह तो नहीं रही है पहले, कोई एलर्जी तो नहीं है, एंड करंट कोई मेडिकेशन तो नहीं खा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट सिम्टम्स आर यू एक्सपीरियंसिंग, क्या क्या सिम्टम्स आपको हो रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड देम, और कितने टाइम से हो रहा है आपको ये, मान लो दर्द ही हो रहा है तो कितने टाइम से दर्द हो रहा है, ठीक है, कब से दर्द हो रहा है। फिर आइडेंटिफाई कॉन्ट्राइंडिकेशन, आपने उससे पूछ लिया। चेक इफ द पेशेंट हैज एनी कंडीशन, एग्जांपल प्रेगनेंसी, किडनी डिजीज, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं, मतलब दवा देने से कॉन्ट्राइंडिकेशन पता है ना, किन परिस्थितियों में, किन कारणों में दवा नहीं दी जा सकती है, ठीक है। जैसे कि अगर प्रेगनेंसी है भैया तो बहुत सारी दवाइयां आप नहीं दे सकते नॉर्मली, किडनी का प्रॉब्लम है, लिवर का डिजीज है तो बहुत सारी दवाइयां आप नहीं दे सकते नॉर्मली, ठीक है। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन ढूंढने की कोशिश करोगे, अगर है तो टेक्स मेडिकेशन दैट माइट इंटरेक्ट विद द ओटीसी मेडिकेशन, ठीक है। चेक इफ द पेशेंट हैज एनी कंडीशन, पेशेंट के पास कोई कंडीशन तो नहीं है, या कोई ऐसी मेडिकेशन ले रहा है जो वो ओटीसी अगर देगा तो उसके साथ इंटरेक्ट कर सकती है, ठीक है। पहला आप इस तरह से काउंसलिंग करेंगे, आपने कॉन्ट्राइंडिकेशन चेक कर लिया, क्वेश्चन पूछा, फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन, कोई चीज में दिक्कत तो नहीं है दवा खाने में, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट में रिकमेंड द राइट प्रोडक्ट, अब आपको दो चीजें पता चल गई, क्या सिम्टम्स है और क्या उसको प्रॉब्लम है, मतलब कि कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है, अगर है तो उसके हिसाब से अब आप राइट प्रोडक्ट, मैच सिम्टम्स टू प्रोडक्ट, सिम्टम्स के हिसाब से प्रोडक्ट आप मैच करेंगे, ठीक है। सजेस्ट एन ओटीसी प्रोडक्ट दैट बेस्ट एड्रेसेस द पेशेंट सिम्टम्स, आप उसको एक ऐसा ओटीसी प्रोडक्ट बताएंगे जो उसके सिम्टम को बेस्ट एड्रेस करेगा, मतलब सबसे ज्यादा सटीक उसके सिम्टम्स को ठीक करने वाला होगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ ड्राई कफ, अगर सूखी खांसी है, रिकमेंड कफ सप्रेसेंट, ध्यान रखेंगे कफ सप्रेसेंट जो कफ को सप्रेस करता है, मतलब कम करेगा, लाइक डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन। फॉर ए प्रोडक्टिव कफ सजेस्ट एन एक्सपेक्टोरेंट, और अगर प्रोडक्टिव कफ है, बलगम आ रहा है, तो एक्सपेक्टोरेंट जो बलगम को बाहर निकालेगा। तो ध्यान रखेंगे, है ना, सूखी खांसी पता चल जाएगा वो बताएगा तो कफ सप्रेसेंट दे देंगे, कफ वाली बलगम वाली खांसी है तो एक्सपेक्टोरेंट दे देंगे, जैसे कि गुआफेंसिन, ठीक है। कंसीडर पेशेंट स्पेसिफिक फैक्टर, पेशेंट से रिलेटेड फैक्टर को भी कंसीडर करना है, पेशेंट स्पेसिफिक फैक्टर मतलब टेलर रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन एज। टेलर क्या काम करता है, हर इंसान के शरीर की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से कपड़ा बनाता है, वैसे ही पेशेंट की क्या एज है, क्या वजन है, क्या उसकी हेल्थ की कंडीशन है, उसके हिसाब से उसके फैक्टर्स को देखते हुए दवाई की डोज को आपको देना है। जैसे एस्प्रिन आपको बच्चों में नहीं देनी है, ठीक है, एंड टीनेजर में ड्यू टू द रिस्क ऑफ
रेइस सिंड्रोम एक सिंड्रोम होता है, ब्रेन का रहता है प्रॉब्लम, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है अगर इन बच्चों में दे दिया जाए तो हो सकता है, तो उन बच्चों को नहीं देनी है, ठीक है। तो पेशेंट स्पेसिफिक फैक्टर भी आपको देखने हैं। रिकमेंड कर दिया आपने प्रोडक्ट, अब आप उसको बताएंगे हाउ टू यूज। आपने दवा दी कि ये लो दवा, अगला काम कैसे खाओगे, ये काउंसलिंग के पार्ट चल रहे हैं। तो डोज और टाइमिंग उसे क्लियरली एक्सप्लेन करोगे, करेक्ट डोज कितनी बार खाना है और कितने समय तक खाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेक 1 टैबलेट एवरी 4 to 6 आवर, ठीक है। किसी टैबलेट को हर 4 से 6 घंटे में आप खा सकते हैं, बट डू नॉट एक्सीड 4 टैबलेट्स इन 24 आवर, 24 घंटे में 4 टैबलेट से ज्यादा ना खाएं, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको क्या करेंगे, सही से बात बताएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन, खाना कैसे है, प्रोवाइड डिटेल ऑन हाउ टू टेक मेडिकेशन। एग्जाम्पल, खाने के साथ खाना है, पानी के साथ खाना है, खाने से पहले खाना है, खाने के बाद खाना है, ये सब चीजें। टेक दिस एंटासिड 1 आवर आफ्टर मील और एज नीडेड फॉर हार्टबर्न। जैसे कोई एंटासिड है, उसे खाना खाने के 1 घंटे बाद खाना है, कुछ कैप्सूल होते हैं खाना खाने से पहले खाए जाते हैं, तो जो भी जैसा भी है वैसा इंस्ट्रक्शन करेंगे। तो एक्सप्लेन हाउ टू यूज द प्रोडक्ट, उसके अंदर ये वाले पॉइंट डालेंगे आप। देन दे दिया, आप कहेंगे सुनो भाई साइड इफेक्ट भी सुन लो, ठीक है। उसको बोलेंगे कॉमन साइड इफेक्ट, इन्फॉर्म करेंगे पेशेंट को अबाउट द पॉसिबल साइड इफेक्ट एंड हाउ टू मैनेज देम। कई बार ऐसा होता है दवाइयां खाते हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं आ ही जाते हैं ज्यादातर लोगों में, जैसे कि एंटी हिस्टामाइन में कॉज ड्राउजीनेस। जो एंटी हिस्टामाइंस है उससे थोड़ी सी नींद जैसी आती है, सुस्ती सी आती है। सो अवॉइड ड्राइविंग, पेशेंट को बोलेंगे अगर आप ड्राइव करते हैं ड्राइव ना करें, या कोई मशीन को ऑपरेट करते हैं तो वो मशीन को ऑपरेट ना करें अगर आप एंटी हिस्टामिन जो ले जा रहे हैं दवाइयां, इससे साइड इफेक्ट आ सकता है। सीरियस साइड इफेक्ट, एडवाइज द पेशेंट टू स्टॉप यूजिंग प्रोडक्ट एंड सीक मेडिकल हेल्प इफ दे एक्सपीरियंस सीवियर रिएक्शंस। ये तो उसने बता दिया, लेकिन चलो उसने खाया, इसके अलावा भी कोई सीरियस कंडीशन आ गई तो उसको सीधा बोल दो अगर ऐसा होता है तो आपको तुरंत क्या करना है, एडवाइस क्या दे दिए, सीक मेडिकल हेल्प, तुरंत जाकर के डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। एग्जाम्पल, इफ यू डेवलप रैश, स्वेलिंग, रैश पड़ गए हैं, लालपन सा आ रहा है, सूजन आ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, स्टॉप यूजिंग दिस प्रोडक्ट। फिर आपको ये नहीं लेना है प्रोडक्ट को और कॉन्टेक्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली, और डॉक्टर से भी तुरंत जाके कंसल्ट करना है, ठीक है। साइड इफेक्ट बता दिया आपने। फिर आप बताएंगे वार्न अबाउट ड्रग इंटरेक्शन, वो दवा किन और दवाइयों से इंटरेक्ट कर सकती है। चेक फॉर इंटरेक्शन, इंश्योर द OTC प्रोडक्ट डज नॉट इंटरेक्ट विद द पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। पेशेंट की जो ऑलरेडी दवाइयां चल रही हैं प्रिस्क्राइब मेडिसिन, उसके साथ वो दवा इंटरेक्ट ना करे, इस चीज को सुनिश्चित करेंगे, इंश्योर करेंगे द OTC प्रोडक्ट डज नॉट इंटरेक्ट विद द पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, या कोई सप्लीमेंट है या कोई दूसरा OTC प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट टेक डीकंजेस्टेंट इफ यू आर ब्लड प्रेशर मेडिकेशन। बीपी की दवाई के साथ आपको डिकंजेशन नहीं लेना है, एज इट में इंक्रीज योर बीपी, ये आपके बीपी को बढ़ा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या करता है, श्रिंक करवाता है ब्लड वेसल्स को, यहाँ के नाक की, तो बॉडी की दूसरी ब्लड वेसल को भी श्रिंक करा सकता है, तो बीपी इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, उसके ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बताएंगे। पॉइंट आपको याद रखना है कि हमको पॉइंट क्या देना है, उसके अंदर तो एक बार को आप फिर लिख सकते हैं, और एग्जाम्पल के साथ जैसे मैंने दिया है ऐसा देंगे, बेटा स्कोर बहुत अच्छा होगा। ये सब पता है आपको, मुझे पता है ये बात, बट लिखना कैसे है ये बात नहीं पता, वो मैं आपको बता दे रहा हूं ये, ठीक है। एडवाइज ऑन स्टोरेज एंड एक्सपायरी, कैसे स्टोर करेंगे और उसकी एक्सपायरी हो जाएगी तो उसको यूज नहीं करना, ये बताएंगे। प्रॉपर स्टोरेज, एक्सप्लेन हाउ टू स्टोर द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को कैसे स्टोर करना है, कि कूल जगह पे रखना है, ड्राई प्लेस में रखना है, सनलाइट से दूर रखना है, अवे फ्रॉम सनलाइट। एग्जाम्पल, कीप दिस सिरप एट रूम टेम्परेचर एंड आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। जैसे मान लो कोई सिरप है, उसको बताओगे भाई इस सिरप को ठंडी जगह पे रखना, सूरज की रोशनी में डायरेक्ट मत रखना, और बच्चों की पहुंच से दूर रखना। एक्सपायरी डेट, उसे जोर देके बोलेंगे कि एक्सपायरी डेट की इंपॉर्टेंस ऑफ चेकिंग द एक्सपायरेशन डेट बिफोर यूज। मान लो कोई सिरप है या टैबलेट का पत्ता साथ ले गए और 5-6 महीने बाद इस्तेमाल कर रहे हो, तो हमेशा एक्सपायरी देख करके इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं दवा एक्सपायर हो गई है, और कोई दवा अगर एक्सपायर हो गई है, प्रोडक्ट इफ इट हैज एक्सपायर्ड एज इट मे नॉट बी इफेक्टिव और सेफ, अब वो इफेक्टिव भी नहीं होगा और सुरक्षित भी नहीं है, रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। फिर इनकरेज रिस्पॉन्सिबल यूज, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल यूज मतलब ओवर यूज ना करें भाई, ये जिम्मेदारी है, ठीक है। वार्न अगेंस्ट एक्सीडिंग द रिकमेंडेड डोज,
ये जिम्मेदारी आपकी है कि ऐसा नहीं कि आपको असर कम हो रहा है या ठीक नहीं हो रहे तो आपने डोज बढ़ा के खा ली, ठीक है, 200 mg की 400 mg खा ली, और यूजिंग द प्रोडक्ट फॉर लॉन्गर देन डायरेक्टेड, या आपको कहा गया भाई 3 दिन खाना, आप खा रहे हो 10 दिन, ये काम नहीं करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट टेक मोर देन रिकमेंडेड डोज, जो डोज बताई गई है, रिकमेंड करी गई है, उससे ज्यादा नहीं लेनी है आपको, एज इट मे हार्म योर लिवर, ये आपके लिवर को डैमेज कर सकता है। और सीक मेडिकल हेल्प व्हेन नीडेड, जब जरूरत है तो जाके डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे पेशेंट को टू कंसल्ट अ डॉक्टर इफ सिम्टम परसिस्ट और वर्सन। ऑब्वियसली बात है, आप ओवर यूज कब करेंगे, जब आप ठीक नहीं हो रहे होंगे, तो बजाय इसके ओवरडोज के आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। जैसे कि इफ योर फीवर लास्ट मोर देन 3 days, आपका बुखार 3 दिन से ज्यादा हो गया, नहीं उतर रहा, तो ये नहीं कि आप ओवरडोज कर लें या 10 दिन तक दवाई खाए चले जा रहे हैं, नहीं, उस मेडिकेशन को खाना बंद कर दें और डॉक्टर को जाके कंसल्ट करें, ठीक है। प्रोवाइड एडिशनल सेल्फ केयर टिप्स, इन सब के साथ साथ आप उसको सेल्फ केयर टिप, ये काउंसलिंग चल रही है अभी, सेल्फ केयर टिप भी देंगे, जैसे कि लाइफस्टाइल एडवाइस, ऑफर नॉन फार्माकोलॉजिकल टिप टू मैनेज सिम्टम्स, बिना दवाई के कैसे ठीक कर सकते हैं वही बताएंगे। जैसे कि अगर गले में खराश है, सोर थ्रोट है, ट्राई गार्गलिंग, गरारा करेंगे गर्म पानी नमक डाल के, ठीक है, विद वार्म सॉल्ट वाटर एंड ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, खूब सारा पानी भी पिएंगे। प्रिवेंटिव मेजर भी बताएंगे कि भाई कैसे आप चीज को रोक सकते हैं। सजेस्ट वेज टू प्रिवेंट फ्यूचर अक्रेंस ऑफ द इशू, उसको समझाएंगे कि अगर अभी हो गया ठीक हो जाएगा तो भविष्य में आपको क्या चीज करनी है कि दोबारा ना हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, टू अवॉइड हार्ट बर्न ट्राई ईटिंग स्मॉलर मील्स, आपको पेट में जलन होती है, पेट में गैस बनती है, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं एक हेल्थ टिप भी है, रियल में हेल्थ टिप है, मैं आप लोगों से भी कह रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज है ये। अगर आपको लगता है कि आपका पेट फूलता है, गैस ज्यादा बनती है, अपच हो जाती है, तो अगर आपकी खुराक 2 रोटियों की है तो 1.5 रोटी खाएं या 1.25 रोटी खाएं। अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो 3.5 रोटी खाएं या 4.25 रोटी खाएं, पूरी 4 मत खाइए, थोड़ा से 2-4 कौरे कम खाएंगे ना, पेट पूरा एकदम से, कुछ लोग खाते तब तक खाते हैं तो पेट पूरा तन ना जाए कि हाँ अब ठीक होके, वो काम ना करें तो आपको ये जलन वगैरह से छुटकारा मिल जाएगा, और ये रियलिटी है। साथ साथ में आपको थोड़ा सा अपने जीभ को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, अवॉइड स्पाइसी एंड फैटी फूड्स, तो इसको रोकना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या करना है, एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर होगा आपके पास, ठीक है, उसमें रिकॉर्ड करेंगे सारी डिटेल, कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ओटीसी प्रोडक्ट रिकमेंडेड, क्या क्या आपने रिकमेंड किया है, क्या डोज बताई थी और क्या एडवाइस दी थी, ठीक है। ये इसलिए जरूरी होता है, कल को वो आके बोल दिया अगर कि आपने तो ऐसा कहा था, आप रजिस्टर खोलेंगे, नहीं भाई देखो हमने जो कहा था हमने मेंशन किया है यहाँ पर, उसके लिए भी होता है। और फॉलो अप, इनकरेज द पेशेंट टू रिटर्न इफ दे हैव फर्दर क्वेश्चन, उसको कहेंगे कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है तो आप वापस आइए, ठीक है। और इफ द प्रोडक्ट डज नॉट वर्क एज एक्सपेक्टेड, आपको दवा दी 1 दिन हो गया, आपको असर नहीं कर रहा, तो आप वापस आइए, बताइए कि आपको दवा असर नहीं करी है, ठीक है। तो ये चीज आपको डॉक्यूमेंट करना है काउंसलिंग के समय, लिख करके अपने पास रख लेना है, ठीक है। ये चीज जो डॉक्यूमेंटेशन वाली है, ये हम लोग गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस में भी हम लोगों ने पढ़ रखा, कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर, ये देखा होगा आप लोगों ने। बात समझ में आ रही है? तो ये काउंसलिंग का पार्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने यहाँ पर। एग्जाम्पल क्या, आओ समझते हैं। जैसे मान लो कोई आपके पास आया कि भाई आपको दर्द है, ठीक है, और आप उसको पैरासीटामोल दे रहे हैं, तो पहला काम क्या करेंगे, उससे पूछेंगे व्हाट काइंड ऑफ पेन, क्या दर्द, कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हो। ये आप एग्जाम्पल देना चाहो दे सकते हो, एग्जाम में नहीं देना कोई बात नहीं। डू यू हैव एनी लिवर प्रॉब्लम, आप कॉन्ट्रा इंडिकेशन चेक कर रहे हो, क्या कोई लिवर प्रॉब्लम है आपको, और क्या कोई दूसरी मेडिकेशन ले रहे हो। फिर आप रिकमेंड कर दोगे, यू कैन टेक पैरासीटामोल फॉर योर हेडेक, अपने सर दर्द के लिए आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। इट इज सेफ एंड इफेक्टिव फॉर मोस्ट पीपल, ज्यादातर ये सेफ ही होती है। फिर आप उसके यूज को एक्सप्लेन करेंगे, भाई 500 ml टैबलेट हर 4 से 6 घंटे में लेनी है, और 4 टैबलेट से ज्यादा नहीं लेनी है 24 घंटे में, ठीक है। साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट है जो कि बहुत रेयर होते हैं, बट स्टॉप यूजिंग इट एंड कॉन्टैक्ट डॉक्टर। कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसको रोक देंगे, रैशेस है, स्वेलिंग जैसी कोई चीज आ रही है, और तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे। इंट्रैक्शन, आप उसको बताएंगे भाई अल्कोहल वगैरह नहीं पिएंगे जब पैरासीटामोल खा रहे हैं, ये क्या कर सकता है, इंक्रीज द रिस्क ऑफ लिवर डैमेज, लिवर के डैमेज को बढ़ा सकता है ये। कैसे स्टोर करेंगे, कूल और ड्राई प्लेस में, वो बता देंगे आप, और बच्चों की पहुंच से दूर रखना है वो बता देंगे। रिस्पॉन्सिबल यूज, डू नॉट टेक मोर देन द रिकमेंडेड डोज, आप कहेंगे भैया रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी से अपना काम करना, जितनी डोज बताई है उससे ज्यादा नहीं लेनी है। इवन इफ द पेन परसिस्ट, भले आपका दर्द, आपने दवा खाई 2 घंटे हो गए दर्द नहीं जा रहा ना, ये नहीं कि दोबारा खा लिया, ऐसा नहीं करना। इफ द हेडेक कंटिन्यू, तो डॉक्टर के पास जाइए और उसको ये भी बताइए कि आपने ओटीसी में ये ले चुके हैं, ठीक है,
8th, और फिर सेल्फ केयर टिप दे देंगे, रेस्ट इन क्वाइट, शांत इलाके में बैठे, इलाका मतलब अपने किसी घर के कोने में शांति जहाँ हो, सब बंद कर लें, लाइटें बंद कर लें, आंखें बंद कर लें, शांति से बैठ जाएं, ठीक है। खूब सारा पानी पिए, ठीक है, जिससे कि आपके सर दर्द में आराम हो, और ये रियलिटी है, शांति से बैठ जाएंगे, दिमाग सोचना बंद कर देंगे, वो जल्दी आराम पड़ता है। तो इस टाइप से ये देखो एक 8 के 8 पॉइंट हो गए, ये फटाफट, उसमें बहुत लंबा लग रहा था जी, तो ये आप चाहो तो एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन वह यहाँ पे वो हेडिंग कवर नहीं हो पाएंगी जो पीछे हमने करी है, तो ये इस तरह से एग्जाम्पल के तौर पे समझा सकते हैं आप, ठीक है। ओके, फिर हमारे पास अगली हेडिंग है, देखो सेल्फ मेडिकेशन और ओटीसी एक ही चीज है। ओटीसी जो बंदा ले रहा है वो सेल्फ मेडिकेशन कर रहा है, तो दो टर्म अलग अलग बट एक जैसे, दो टर्म अलग अलग बट एक जैसे, ठीक है ना। तो सेल्फ मेडिकेशन का मतलब वो बंदा क्या कर रहा है, ओटीसी ही खाएगा, ओटीसी का ही यूज करेगा, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो सेल्फ मेडिकेशन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, जब कोई प्रॉब्लम है किसी को अपनी भाषा में लिख सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन का मतलब रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ इंडिविजुअल ट्रीटिंग देयर ओन हेल्थ कंडीशन। सेल्फ मेडिकेशन जहां पर इंसान जो इंडिविजुअल है वो ठीक कर रहा है खुद की हेल्थ कंडीशन को, कोई उसको बीमारी लग गई है छोटी मोटी, वो उसको खुद ही ठीक कर रहा है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो वो अपनी खुद की कंडीशन या खुद कोई सिम्टम्स उसके आ रहे हैं, तो बिना किसी विदाउट प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस, बिना किसी प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस के खुद से दवा लेकर के जो ठीक करता है उसे हम लोग सेल्फ मेडिकेशन कहते हैं। टिपिकली बाय यूजिंग ओवर द काउंटर मेडिकेशन। कैसे ठीक करेगा, ओटीसी खाकर, या कोई होम रेमेडी करेगा, और लेफ्ट ओवर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। ये थोड़ा ज्यादा खतरनाक हो जाता है कई बार, जैसे डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर ने आपको कोई दवाई लिखी, दर्द वर्द था, कुछ भी था, तो वो दवाइयां बच गई, लेफ्ट ओवर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। वो जो बची हुई दवाइयां थी जो डॉक्टर ने लिखी थी, पड़ी हुई हैं, 5-6 महीना हो गया, आपने देखा एक्सपायरी अभी नहीं हुआ है, 6 महीने बाद फिर से आपको दर्द हुआ, या कोई और चीज, मतलब दर्द था या किसी चीज के लिए थी, आपने उसको फिर यूज कर लिया बिना इस बार डॉक्टर के कंसल्ट से, ठीक है। तो लेफ्ट ओवर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग इट इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, डायग्नोसिंग एंड सिलेक्टिंग ट्रीटमेंट इंडिपेंडेंटली। अब वो खुद ही अपने आप को डायग्नोस करेगा, अच्छा पेट में दर्द है तो गैस बन रही होगी, अच्छा नहीं यार क्रैम्प हो रहे हैं, ऐठन हो रही है तो डायरिया के सिम्टम लग रहे हैं। खुद ही अपने आप को इन्वॉल्व डायग्नोस, अपने आप को खुद डायग्नोस करता है, खुद ही अपना ट्रीटमेंट करता है विदाउट कंसल्टिंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर, बिना किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर की हेल्प के। तो ये होता है सेल्फ मेडिकेशन। तो सेल्फ मेडिकेशन के अगर हम मेन पहलुओं की बात करें तो ऑब्वियसली बात है वो ओटीसी ड्रग का यूज करेगा, ठीक है। कॉमनली इंडिविजुअल सेल्फ मेडिकेट बाय परचेजिंग एंड यूजिंग रेडिली अवेलेबल ओटीसी ड्रग्स। जो मार्केट में अवेलेबल है ओटीसी ड्रग, उनको यूज करके वो अपने आप को ठीक करेगा। अब बेटा देखो यहां से बहुत सारे पॉइंट हमारे बैक वाले आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो बैक वाले होंगे उसको फटाफट में रीड करके या कह दूंगा पढ़ा दिया, ठीक है। फॉर माइनर कंडीशन जैसे सर दर्द है, कोल्ड फीवर है या डाइजेस्टिव इश्यूज है, इसको वो ठीक करता है। सेल्फ डायग्नोस करता है, जो मैंने ऊपर बता ही दिया। पीपल एंगेज इन सेल्फ डायग्नोस, अपने आप खुद को देख रहे हैं, अच्छा सर में दर्द है, सर में दर्द किसकी वजह से हो गया, ठंडा गर्म से हो गया, या मैं स्ट्रेस ले रहा हूँ किसी वजह से हो रहा है। आइडेंटिफाइंग देयर सिम्टम्स, अपना सिम्टम चेक करते हैं। अब सबको पता है कि एक तरफ दर्द होता है तो माइग्रेन का दर्द होता है, ठीक है। एंड एज्यूमिंग द कॉज एंड कंडीशन बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, और पिछले एक्सपीरियंस के आधार पर वो कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और पता लगाते हैं क्या हो गया हमको। फिर पोटेंशियल बेनिफिट, क्या बेनिफिट है इसके, कन्वीनियंस। सेल्फ मेडिकेशन अलाउ पीपल टू मैनेज माइनर एलिमेंट, एलिमेंट मतलब जब छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, क्विकली एंड एफिशिएंटली। वो तुरंत पकड़ लेते हैं, अच्छा यार ये हुआ था पिछली बार तो हुआ था मेरे को, ये गैस बन जाती है, हर बार जाता हूँ मैं दवा ले आता हूँ, खा लेता है, ठीक हो जाता है, ठीक है। कॉस्ट सेविंग है, डॉक्टर क्लाइंट टाइम नहीं लगता है, डॉक्टर के पास जाके बैठना नहीं है और फीस नहीं पड़ रही है, तो कॉस्ट सेविंग है। इट कैन रिड्यूस द हेल्थ केयर कॉस्ट, ये लाइन आप इसमें जोड़ सकते हैं, बाय अवॉइडिंग अननेसेसरी डॉक्टर्स विजिट फॉर माइनर इश्यूज। छोटे मोटे इश्यूज के लिए डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं तो अननेसेसरी डॉक्टर के पास जाना बच जाता है और आपका पैसा बच जाता है। रिस्क और डेंजर भी है, जो हम अभी थोड़ा पहले पढ़ा था। मिस डायग्नोस कर लिया, अगर आपने, आपको पेट में दर्द हो रहा था, आपने गलत डायग्नोस कर लिया, जैसे मान लो दर्द होता है कई बार, दर्द एक थोड़ा सा यहाँ पे होता है पीठ के बगल में, स्टोन का पेन होता है ज्यादातर, या कई बार दर्द यहाँ पे भी होता है, गॉल ब्लैडर का पेन होता है, गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होता है, लोग समझ नहीं पाते, उसे गैस वैस समझते हैं।
तो मिस डायग्नोस करने में गड़बड़ हो जाता है। सेल्फ डायग्नोसिस कैन लीड टू इनकरेक्ट ट्रीटमेंट, अगर गलत डायग्नोस कर ले तो गलत दवाई खाएंगे आप। ओवरलुक सीरियस कंडीशन, और कंडीशन सीरियस होती है जो कि ओवरलुक हो जाती है, अनदेखी हो जाती है, आप उसे अनदेखा कर देते हो, अरे छोटी दिक्कत है। डेट रिक्वायर मेडिकल अटेंशन, तो यहाँ पे जिसको मेडिकल अटेंशन चाहिए थी, जिसको डॉक्टर की हेल्प चाहिए थी जिस कंडीशन को, आप उसको भी क्या कर देते हो, मिस डायग्नोसिस की वजह से चूक जाते हो, फिर वो बीमारी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। ड्रग इंटरेक्शन, आपको नहीं पता होता ड्रग इंटरेक्ट करेगी दूसरी दवाइयों के साथ। इंडिविजुअल में अनइंटेंशनली कंबाइन मेडिकेशंस दैट इंटरेक्ट डेंजरसली, उसे पता चला पेट में भी दर्द था, सर में दर्द था, गैस ही बन रही थी, कुछ और दिक्कत थी, तो वो 2-3 तरह की ओटीसी लेकर खाने की कोशिश करता है जो कई बार आपस में इंटरेक्ट करती हैं और डेंजर होती हैं। या कोई उसका एग्जिस्टिंग प्रिस्क्रिप्शन ड्रग चल रहा है, ऑलरेडी डायबिटीज या हाइपरटेंशन है, उसकी दवाइयाँ चल रही हैं, उसके साथ इंटरेक्शन कर जाता है। ओवर यूज हो या मिस यूज हो जाता है। अब ये सब पॉइंट पीछे वाले हो रहे हैं। देयर इज रिस्क ऑफ ओवर यूज या अंडर यूज, कम खाएगा, जितनी 500 mg खानी चाहिए 200 mg खा रहा है तो ठीक भी नहीं होगा, ठीक है। मिस यूज ऑफ मेडिकेशन हो सकता है, लीडिंग टू एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। टॉलरेंस या डिपेंडेंसी उस दवा के लिए उसके अंदर क्रिएट हो सकती है कि अब वो टॉलरेबल हो गया, दवा उसके पास असर नहीं कर रही है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, अगर वो एंटीबायोटिक खा रहा है तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इन सम केसेस सेल्फ मेडिकेशन विद एंटीबायोटिक कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रोइंग इश्यू ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। पूरा फार्माकोथेरेपेटिक में पूरा लेक्चर है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, याद आ रहा है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस करके है। तो जब खाते हो आप तो वो माइक्रोब्स जो है आपने फुल डोज या पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं खाई है तो उस दवा के लिए वो जो अंदर बैक्टीरिया है वो अपने अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है और फिर उससे ठीक भी नहीं होता है वो, ठीक है। तो अब इसी के अंदर ये जो सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, अब यहां पर फार्मासिस्ट का क्या रोल है? रोल ऑफ द फार्मासिस्ट इन प्रमोटिंग द सेफ प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग सेल्फ मेडिकेशन। अब सेल्फ मेडिकेशन में क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, यहां पे सारे पॉइंट घूम फिर करके वही आने वाले हैं जो हमने पढ़े हैं, लेकिन यहां पे पॉइंट हमारा क्या आ गया? सेल्फ मेडिकेशन करने के लिए ऑब्वियसली बात है ओटीसी दवा को लेगा और ओटीसी दवा के लिए फिर वही सारी चीजें आ जाएंगी क्या कहते हैं काउंसलिंग में जो हमने बातें पढ़ी थी, ठीक है, कि उसको बताएगा उसके साइड इफेक्ट, इंटरेक्शन वगैरह, वो सारी बातें बताएगा। तो वही सारी चीजें यहाँ पर आगे वापस है। तो मैंने कहा था ना ये जो छठवां पॉइंट है और उसका काउंसलिंग वाले पॉइंट है, मैच करेंगे। फार्मासिस्ट प्ले क्रिटिकल रोल इन प्रमोटिंग सेफ सेल्फ मेडिकेशन प्रैक्टिस, ठीक है। जो सेल्फ मेडिकेशन प्रैक्टिस हो रही है उसको सेफ रखने में काफी हेल्प करता है, प्रमोट करता है। देयर एक्सपर्टीज, जो उसकी नॉलेज है वो सुनिश्चित करती है कि इंडिविजुअल यूज ओटीसी मेडिकेशन एप्रोप्रिएटली, वो ओटीसी को सही से ले, मिनिमाइज रिस्क और मैक्सिमाइजिंग बेनिफिट हो सके, बेनिफिट मैक्सिमाइज हो जाए। क्या क्या रोल है? पहला रोल प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट एडवाइस, वही वाला पॉइंट आ गया ऑन ओटीसी मेडिकेशन। ओटीसी मेडिकेशन पे अपना एक्सपर्ट एडवाइस देगा जिससे कि चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ओटीसी मेडिकेशन, सही मेडिकेशन चूज कर सके अपने सिम्टम्स के आधार पे। कैसे करेगा? हाउ दे हेल्प? दे एसेस द पेशेंट कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन को समझेंगे, मेडिकल हिस्ट्री समझेंगे एंड करंट मेडिकेशन, रिकमेंडेड सेफ एंड इफेक्टिव प्रोडक्ट। सेम चीज है, लिखने का तरीका थोड़ा बदल दिया है। एग्जाम्पल, रिकमेंडिंग है नॉन ड्राउजी एंटी हिस्टामिन, एक नॉन ड्राउजी जो नींद ना लाती हो ऐसा एंटी हिस्टामिन डे टाइम में इसको रिकमेंड करेंगे अगर एलर्जी है। एजुकेट करेंगे पेशेंट को कि कैसे करेक्ट लेनी है, इंक्लूडिंग डोज, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन, वही सारी चीजें आ रही हैं तो वही सब लिख देना। यहाँ पे पॉइंट्स मैंने अलग कर दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाउ दे हेल्प? दे इंश्योर पेशेंट अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन ऑन द लेबल। कैसे हेल्प, इस चीज में कैसे हेल्प करेंगे वो? भाई जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं लेबल के ऊपर उसको समझने में हेल्प करेंगे। अवॉइड कॉमन मिस्टेक लाइक ओवर यूज और अंडर यूज, और ओवर यूज ना करे, अंडर यूज ना करे, उसके लिए उसको बचाएंगे। जैसे एग्जांपल, एडवाइजिंग पेशेंट नॉट एक्सीड द रिकमेंडेड डोज ऑफ पैरासीटामोल टू प्रिवेंट लिवर डैमेज। पैरासीटामोल की ओवरडोज ना लें अदरवाइज लिवर डैमेज हो जाएगा। तो देख रहे हैं सेल्फ मेडिकेशन, इसमें पॉइंट ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ अलग से नहीं है ज्यादा। आइडेंटिफाइंग कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड रिस्क, वही वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। स्क्रीन करेगा कॉन्ट्रा इंडिकेशन और मेडिकेशन डेट मेक एन ओटीसी प्रोडक्ट अनसेफ। कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ठीक है, या कोई मेडिसिन दूसरी ले रहा है जो कि अनसेफ हो जाएगी ओटीसी के साथ, उसके लिए उसको क्या करेगा? वो स्क्रीन करेगा। कैसे हेल्प करेगा? ये चेक करेंगे एलर्जी के लिए, क्रोनिक कंडीशन, कोई क्रोनिक कंडीशन तो नहीं चल रही उसकी, हाइपरटेंशन वगैरह जिसकी दवाइयाँ खा रहा हो, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, एडवाइजिंग अगेंस्ट डीकंजेस्टेंट नहीं लेना है अगर पेशेंट को हाई बीपी की समस्या है। सेम पॉइंट, लिखने का तरीका अलग।
प्रिवेंटिंग मिसयूज एंड ओवरयूज, मिसयूज और ओवरयूज होने से बचाएगा। तो मैंने कहा था आपको ये वाले पॉइंट और वहां वाले पॉइंट, वो जो वहां 7 पॉइंट थे, तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पॉइंट मिक्सअप है, एक जैसे आंसर बनते हैं, आप लिख सकते हैं उसको, ठीक है। ओके, मिसयूज पेशेंट को बताएगा, एजुकेट करेगा रिस्क ऑफ मिसयूजिंग, अगर आप मिसयूज करते हैं तो क्या रिस्क हो जाएगा, ठीक है, ओटीसी मेडिकेशन का। पेशेंट को वार्न करेंगे, चेतावनी देंगे, यूजिंग मेडिकेशन फॉर लॉन्गर देन रिकमेंडेड और इन हायर डोज, जितना टाइम तक बोला गया अगर उससे ज़्यादा टाइम तक खाते हो या हाई डोज में खाते हो तो क्या आपको परिणाम झेलने होंगे। जैसे कि कॉशनिंग अगेंस्ट प्रोलॉन्ग यूज ऑफ नेजल डिकंजेशन, अगर आप नेजल डिकंजेशन, नाक में जकड़न, उसको लंबे समय तक स्प्रे का यूज करते हैं, विच कैन कॉज रिबाउंड कंजेशन, तो वो वापस से बैक मार देगा वो दवा डालते डालते, ठीक है, फिर वो ठीक भी नहीं करेगा। हाईलाइटिंग पोटेंशियल साइड इफेक्ट, कोई पोटेंशियल साइड इफेक्ट है तो उसके बारे में बताएगा, ठीक है। फार्मासिस्ट इन्फॉर्म करेगा पेशेंट को अबाउट पॉसिबल साइड इफेक्ट, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, एंड हाउ टू मैनेज देम, और उनको कैसे वो मैनेज कर सकता है, कैसे हेल्प कर रहा है उसका। दे प्रिपेयर पेशेंट फॉर कॉमन साइड इफेक्ट, कॉमन साइड इफेक्ट के लिए पेशेंट को रेडी कर देगा, वो एडवाइस करेगा उनको, और कि अगर सीवियर रिएक्शन होती है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए। फॉर एग्जांपल वार्निंग दैट एंटी हिस्टामिन मे कॉज ड्राउजीनेस, अब पता चला किसी को पता ही नहीं है क्या कहते हैं ये खा लिया एंटी हिस्टामिन और हल्का सुस्ती आ रही है, नींद जैसी आ रही है, वो कह रहा है यार मेरी तो तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो रही है। क्योंकि ये केस एक मेरे सामने भी हुआ था, जिसमें एक बंदे ने जुकाम ज़्यादा हो गया था, उसने 2 या 3 सिट्राजिन खा ली थी। अब भाई वो पड़ा, पूरा दिन पड़ा, लेट गया, वो फ्लैट हो गया था 2-3 घंटे बाद, फिर वो शाम को यानी अगले दिन ही उठा जा करके, ठीक है ना। तो ये ऐसा होता है, बॉडी का सिस्टम डाउन हो जाता है एकदम से। तो ये चीज़ समझानी है उसको। एंटी हिस्टामिन ड्राउजीनेस लेके आ सकती है, तो ओवर यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और इसको लेने के बाद ड्राइविंग वगैरह या कोई ऐसी मशीन नहीं चलानी है कि उसमें हाथ फंस जाए। मॉनिटरिंग फॉर ड्रग इंटरेक्शन, वही वाली बात आ गई वापस से, ड्रग इंटरेक्शन, कोई दवा जो है 2 ले रहा है, 2 ओटीसी ले रहा है, उनमें आपस में इंटरेक्शन तो नहीं है, या कोई प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स चल रहे हैं, सप्लीमेंट्स या हर्बल प्रोडक्ट वो खा रहा है, उसके साथ तो कोई उसका ड्रग का इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। कैसे हेल्प करेगा, अगर ऐसी संभावना है तो उसको रिकमेंड करेगा अल्टरनेटिव, कोई दूसरी दवा दे देगा, ठीक है, जो उसको ठीक करेगी उसके बीमारी को, और एडजस्ट ट्रीटमेंट प्लान टू अवॉइड हार्मफुल इंटरेक्शन, या जो ट्रीटमेंट प्लान है उसको एडजस्ट करेगा, कब कितनी देर के बाद खानी है, या इस टाइम पे याली मेडिसिन मत खाओ, कुछ दिन याली खा लो, जिससे क्या उसको ड्रग का इंटरेक्शन ना हो। जैसे एडवाइजिंग अगेंस्ट टेकिंग एस्प्रिन विद ब्लड थिनर्स, एस्प्रिन अगर ले रहे हो तो ब्लड थिनर को मत लो, इस तरीके से उसको एडवाइस कर देगा, अदरवाइज क्या है दिक्कत आ जाएगी। इंकरेजिंग रिस्पॉन्सिबल सेल्फ मेडिकेशन, रिस्पॉन्सिबल सेल्फ मेडिकेशन में क्या आ जाएगा, प्रमोट द सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ ओटीसी मेडिकेशन, इसको प्रमोट करेगा, कैसे, एम्फसाइज करेगा, जोर देगा इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, कि जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं वही फॉलो करने हैं। अवॉइड सेल्फ डायग्नोसिंग फॉर सीरियस कंडीशन, अगर कोई कंडीशन सीरियस लग रही है तो भाई सेल्फ डायग्नोस मत करो, प्रोफेशनल केयर यानी कि डॉक्टर के पास जाओ जब जरूरत है। जैसे इंकरेजिंग ए पेशेंट विद परसिस्टेंट हार्टबर्न, पेशेंट को इंकरेज करेंगे भाई अगर लगातार हार्टबर्न जलन हो रही है तो आप डॉक्टर को दिखा लो, ठीक है, रेदर देन रिलाइंग ऑन एंटासिड लॉन्ग टर्म, या बजाय इसके कि आप लंबे समय तक एंटासिड खा रहे हो, ऐसा काम मत करो, डॉक्टर को दिखाओ, कारण कुछ और भी हो सकता है, ठीक है ना। तो रिस्पॉन्सिबल सेल्फ मेडिकेशन। प्रोवाइडिंग नॉन फार्माकोलॉजिकल एडवाइस, बिना दवाई के हम कैसे ठीक हो सकते हैं वो आप उसको प्रोवाइड कराएंगे। जैसे रिकमेंडिंग वार्म सॉल्ट वाटर गार्गल, इसमें आप डायरेक्ट 11 पॉइंट दे करके यह एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर सोर थ्रोट अलॉन्ग साइड ओटीसी लॉजेंसेस, जो स्ट्रेप्सिस वगैरह होते हैं वो खाने के साथ साथ गर्म पानी और नमक डाल के गरारा बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो रोल क्या हो गया, फार्मासिस्ट ऑफर लाइफस्टाइल एंड सेल्फ केयर टिप, उसकी लाइफस्टाइल में कैसे चेंजेस ला सकता है, टू कॉम्प्लीमेंट मेडिकेशन यूज, ठीक है ना, जिससे कि जो मेडिकेशन के यूज के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट मतलब उसके साथ, ठीक है, लाइफस्टाइल चेंजेस और सेल्फ केयर टिप्स भी साथ में देगा मेडिकेशन यूज के साथ साथ। दे सजेस्ट नॉन ड्रग मेजर्स, बिना दवाई के क्या स्टेप ले सकते हैं टू मैनेज सिस्टम सच एज हाइड्रेशन और कोल्ड और रेस्ट फॉर हेडेक, ठीक है। हाइड्रेशन, आप खूब सारा पानी पिए, फॉर अ कोल्ड अगर आपको ठंडा सर्दी लग गई है, और रेस्ट आराम करें अगर आपको सर दर्द हो गया। देखो वही घिसी पिटी लाइनें हैं, इसमें अब कुछ समझाने जैसा नहीं है।
आइडेंटिफाई व्हेन टू सीक मेडिकल केयर, उसको बताएंगे कब आपको किन हालात में मेडिकल केयर ढूंढनी है, मतलब डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको बुखार है जो कि 3 दिन से ज़्यादा हो गया है, तो ऐसे बहुत सारी कंडीशन है, ऐसे कोई आया हुआ है पेशेंट जिसका बुखार 3-4 दिन से ज़्यादा हो गया है, तो बताएंगे भाई आप मत लो ओटीसी मेडिकेशन, अब आप डॉक्टर के पास जाओ। ठीक है, प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस, पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस को कैसे प्रमोट करेंगे? फार्मासिस्ट एजुकेट पब्लिक अबाउट सेफ सेल्फ मेडिकेशन प्रैक्टिस, पब्लिक को अवेयर कराएंगे कि आप सुरक्षित तरीके से सेल्फ मेडिकेशन कैसे ले सकते हैं, कैसे कैंपेन करेंगे, ब्राउचर्स हैं या 1-on-1 काउंसलिंग कर सकते हैं जो बंदा आता है उसके साथ। ओके, कैसे ये हेल्प करते हैं? दे रेज अवेयरनेस अबाउट द रिस्क ऑफ एंटीबायोटिक, जैसे कि वो बताएंगे भाई एंटीबायोटिक का मिसयूज मत करो। ठीक है, द डेंजर्स ऑफ काउंटरफिट ड्रग्स, नकली दवाइयों के क्या नुकसान है, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग लेवल, कि जब भी दवाई खाओ उसके लेवल्स को जरूर रीड करो जो ओटीसी होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंडक्टिंग कम्युनिटी वर्कशॉप ऑन द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ ओटीसी मेडिकेशन, ऐसा होता है बड़े बड़े शहरों में। ठीक है, यहाँ पे आप अपने आसपास के शहरों में नहीं देखते होंगे, बट ये अवेयरनेस इस तरह से दी जाती है। सपोर्टिंग वल्नरेबल पॉपुलेशन, वल्नरेबल पॉपुलेशन में बताया था अभी कौन कौन है इस ग्रुप में, कौन कौन आते हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, बच्चे हैं या ओल्डर एडल्ट्स, एंड इंडिविजुअल विद क्रोनिक कंडीशन, और साथ साथ में ऐसे लोग जिनको क्रोनिक कंडीशन 20 साल से डायबिटीज या हार्ट की प्रॉब्लम चली आ रही है, ऐसी पॉपुलेशन वल्नरेबल होती है। बहुत जल्दी कोई 2 दवाइयाँ इंटरेक्ट कर सकती हैं, साइड इफेक्ट हो सकते हैं और दिक्कत में आ सकते हैं ये लोग। ठीक है, तो इसीलिए इनके लिए दे रिकमेंड सेफ ओटीसी ऑप्शन एंड एडजस्ट डोजेस बेस्ड ऑन द पेशेंट्स यूनिक नीड, पेशेंट की यूनिक नीड के हिसाब से, जैसे उसकी जरूरत है उसके हिसाब से उसको क्या करेंगे, ओटीसी प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको अवॉइड करनी है कुछ मेडिसिन, जैसे कि इबुप्रोफेन, एंड रिकमेंडिंग सेफर अल्टरनेटिव। दर्द हो रहा है तो ये नहीं कि वो इबुप्रोफेन खा लें, उसकी जगह पे दूसरी दवाइयाँ आती हैं, फिर वो आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर की सलाह से लेनी पड़ेगी। तो ये हो गया इन पॉपुलेशन को सपोर्ट करना कि भाई तुम ओटीसी मत लो, इस बीमारी मत लो, आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। ओके, देन सारी चीज़ों को क्या करना है, डॉक्यूमेंटिंग एंड फॉलोइंग अप, जो हमने उसमें देखा था अभी काउंसलिंग वाले पार्ट में। तो पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है, लिखने के तरीके में अंतर है। आप चाहो तो एक ही जैसा आंसर बना लो, ये 10-12 पॉइंट तैयार कर लेना है आपको, और यही 10-12 पॉइंट आपको वो जो 3 क्वेश्चन हमारे पास आएंगे, काउंसलिंग वाला है और ये वाला है, और एक जो स्टार्टिंग क्वेश्चन था उसमें सेम आंसर दे सकते हैं आप लोग। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? ओके, तो ये लेक्चर हमारा खत्म। तो करना क्या आप लोगों को, आप लोगों को अच्छे से पता है कि पढ़ना है, रिवाइज करना है, क्वेश्चंस किस टाइप से आ रहे हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल हो अपने अपने कॉलेज में, आप लाइब्रेरी में चेक कीजिएगा, तो वहां से आप देखेंगे वहां पे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और इस चैप्टर क्वेश्चन उठाएंगे तो यही सेम क्वेश्चन जो करवा रहा हूं मैं, यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है ना? तो बाद बाकी ये नोट्स में यूट्यूब जो वीडियो होगा उसके डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बाद बाकी ऐप से जुड़ना चाहते हैं जहाँ पे हम सारे के सारे चैप्टर्स इसी तरीके से क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो करना क्या है, पढ़ना है और रिवाइज करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।